नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम अपने नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे भौतिक और रसायन विज्ञान का। यह हमारा दूसरा सेट है जिसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को भी और इसमें सब्जेक्टिव पार्ट को भी देखेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी तैयारी के लिए यानी 2021 के एग्ज़ाम के लिए यह सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल पार्ट को भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये आज का पहला न्यूमेरिकल है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर पर की ओर 96 फीट पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है। वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी? यहाँ पे दिया गया है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी u बराबर दिया गया है कितना, तो 96 फीट पर सेकेंड दिया गया है, इतना दिया गया है। और हमारा g बराबर दिया गया है 32 फीट पर सेकेंड। आप लोग को एक फार्मूला होता है t बराबर यानी टाइम बराबर u बटा g। अगर यहाँ से आप 96 बटा 32 करेंगे तो 32 तिया 96 यानी 3 सेकेंड इसका आंसर आएगा, जो ए में बिल्कुल करेक्ट दिखा दिया, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह न्यूमेरिकल आप लोग को कैसा लगा। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों प्रथम परमाणु जो रिएक्टर है वह फर्मी के द्वारा निर्मित किया गया यानी निर्माण किया गया। इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखना है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है। दोस्तों एक नाभिकीय रिएक्टर में केवल और केवल मास का संरक्षण होता है, यानी केवल और केवल किसका, तो द्रव्यमान का संरक्षण होता है। किसका, तो मास का। किसमें, तो नाभिकीय रिएक्टर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 नंबर सवाल। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है, तो मानव शरीर जो है मेरा वह विद्युत का चालक होता है, यानी 4 का ए भी सही हो जाएगा, यानी 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव शरीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 5 नंबर। और 5 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि ये केमिस्ट्री का सवाल है। देखिएगा इसको ध्यान से कि हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया। दोस्तों हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है, तो हाइड्रोजन बम में संलयन लाया जाता है, जबकि परमाणु बम में विखंडन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम में संलयन को और परमाणु बम में विखंडन को करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो रोज लाते रहें। कहा जा रहा है कि कोक में कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। दोस्तों कोक में कार्बन का प्रतिशत यानी कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है कोक में, तो कोक में कार्बन का परसेंटेज 90% पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कोक में ही पाया जाता है कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 6 नंबर सवाल काफ़ी इजी सवाल था। चलिए 7 में बढ़ते हैं कि तप्त वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। दोस्तों तप्त विद्युत पुंज एक यंत्र है जो क्या मापता है, तो वह विकिरण को मापने का कार्य करता है। आप लोग का यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तप्त वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है क्या, तो विकिरण को मापता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल कितना नंबर, 8 नंबर। 8 में कहा जा रहा है आप लोग का कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। दोस्तों प्रकाश का रंग किस तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे कम होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी 8 का बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। और 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रतिध्वनि यानी इको, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का
परिवर्तन करने वाले सतह को स्रोता से होना चाहिए, यानी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर अगर आप लोग को याद करना है तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर 17 मीटर होता है। ऐसे आप लोग को कहीं कहीं पे दिया रहेगा कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर, यानी बुक में 17 मीटर ही आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर। और 10 नंबर आप लोग का न्यूमेरिकल पार्ट है कि बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। दोस्तों बल और विस्थापन के बीच जो कोण है, कौन सा ऐसा कोण है जहां पे अधिकतम कार्य होगा। ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 11 नंबर। और 11 में कहा जा रहा है कि एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैर सकता है। दोस्तों एक स्टील की जो सुई होती है जल पर आसानी से तैरता है, वह किसके कारण तैरता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो एक स्टील की सुई है वह आसानी से तैर सकता है। कौन? तो पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 12 नंबर। और 12 नंबर फिर से आप लोग का न्यूमेरिकल पार्ट है। कहा जा रहा है, और ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, कहा जा रहा है कि यूरेनियम 238 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। दोस्तों यूरेनियम 238 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगा वह प्रोटॉन की जो संख्या होगा वह 92 होगा। ठीक है, और जबकि इसमें न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन 146 होगा, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या कितने होता है तो 92, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा तो 146 होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर। 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत का धनात्मक है। दोस्तों सबसे अधिक जो विद्युत का धनात्मक है वह हमारा कौन है तो रुबिडियम। रुबिडियम की बात किया जाए तो सबसे अधिक क्या है तो विद्युत का धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो परमाणु संख्या होता है आपका 37 होता है। रुबिडियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो रुबिडियम का परमाणु संख्या 37 होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में कौन सा यौगिक धातुमल बनाता है। दोस्तों लोहे के निष्कर्षण में निम्न में से कौन सा यौगिक जो है वह धातुमल बनाता है, वह कौन सा यौगिक है। तो वह यौगिक का नाम SiO2 है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यानी ए ऑप्शन 14 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल 15 नंबर। 15 में कहा जा रहा है कि वह एक अयस्क जो निस्तापन या भर्जन द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता है, वह कौन सा अयस्क है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर CaF2 हो जाएगा, यानी 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। 16 में कहा जा रहा है आप लोग का कि निम्न में कौन एक उदासीन ऑक्साइड है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है। ए में N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में सोडियम डाइऑक्साइड, डी में निकल। तो दोस्तों निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड है तो इसका बिल्कुल सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसे लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर। कहा जा रहा है कि कौन सी धातु कांसे में उच्च मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों कांसे में सबसे उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है तो कॉपर पाया जाता है। सबसे उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है कॉपर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 18 नंबर। 18 में कहा जा रहा है कि इस यौगिक के पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखने पर श्वेत चूर्ण में बदल गए। किस में रखने पर वह श्वेत चूर्ण में बदल गए। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर Na2CO3 इंटू 10H2O में जब रखेंगे तो वह श्वेत चूर्ण में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को देखते हैं 19 नंबर को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल में मिलाएंगे तो इसमें क्या बदलाव आएगा।
दोस्तों जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, तो जिप्सम का निर्माण होगा। किसका, तो जिप्सम का निर्माण होगा। यानी डी ऑप्शन इन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर। कहा जा रहा है कि अंडे लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। दोस्तों अंडे और लहसुन में जो उपस्थित तत्व हैं वह आपका कौन, तो सल्फर है। प्याज में भी सल्फर पाया जाता है। कौन, तो सल्फर। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 21 नंबर। काफ़ी इजी सवाल है कि ब्यूटेन के समन्वय संख्या कितने होते हैं। दोस्तों ब्यूटेन के समन्वय संख्या कितने होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नंबर। 22 में कारक है C2H2 निम्न में से किस में अविलेय है। दोस्तों C2H2 जो है वह निम्न में से किस में विलेय है, तो जल में अविलेय है। किसमें, तो C2 और H2 जो है वह जल में नहीं घुलता है। यानी डी ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 23 नंबर में। 23 में कहा जा रहा है कि एक गैस वायु में रखने पर जलने लगी, यह कौन सी गैस है। दोस्तों कौन सी गैस वायु में रखने पर जलने लगती है, तो यह PH3 है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वायु में रखने पर कौन सी गैस सही होगा, तो PH3 को जब वायु में रखेंगे तो वह जलने लगती है। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।